कोई जिला अछूता नहीं था, सब जगह डीएपी की बड़ी किल्लत थी। तो उसको किस तरह सरकार दूर करे? खाद की कोई किल्लत नहीं है। किसानों को खाद नहीं मिल पा रही, बड़ी बड़ी लाइनों में लग गए किसान। ये डिमांड सप्लाई की बजाय व्यवस्था में दिक्कत आ रही है। सहकारिता में भर्ती हो जाती है भाई भतीजावाद को लेकर। मैंने तो सहकारिता में तय किया है कि गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे नहीं और नए मुर्दे गड़ने नहीं देंगे। गेहूं का मूल आपने 1925 निर्धारित कर दिया, तो उन्हें 1925 नहीं मिल पाता। उसके लिए वो बेचारे शिकायत करते हैं, तो अधिकारी कहता है आप कर दो शिकायत, कोई दिया। अब जो भी गड़बड़ी कोई करेगा तो उसकी पूरी फाइल खुलती है। आज 2025 आ गई है, पर कैपिटा इनकम ही डबल हो गई। पूरे प्रदेश के हर व्यक्ति की जब पर कैपिटा इनकम दुगनी हो गई है तो किसान भी उसमें सम्मिलित है। एवरेज पर कैपिटा इनकम दुगनी हो गई, लेकिन महंगाई जो है वो भी आसमान छू रही है। महंगाई तो कहीं दिखाई नहीं पड़ती। कह रहा हूँ कि सस्ताई चल रही, इस समय सभी चीज़ सस्ती हो रही हैं। अब महंगाई तो कांग्रेस की सरकार की देन हुआ करती थी। मनमोहन सिंह जी वहीं प्रधानमंत्री जब थे तो उस समय पीपली लाइव में चला था, मेरे सैया तो बहुत ही कमात हैं, महंगाई डायन खाए जात है। आप प्रभारी मंत्री हैं बरेली के, और बरेली में एक बड़ा घटनाक्रम देखने को मिलता है। आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेके लोग पहुंच जाते हैं। जो कल तक संविधान को सर पर लेकर नाच रहे थे, आज वही संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम कर रहे हैं। किसने उनको अधिकार दिया मार्च निकालने का? अगर हम गड़े मुर्दे उखाड़ कर उन्हीं का पोस्टमार्टम करते रहें तो नया कुछ कर ही नहीं सकते। 2100 करोड़ रुपए किसानों को चुकता करने का काम हमारी सरकार ने किया है। उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है, और इसी क्रम में उत्तर प्रदेश में एक विभाग है सहकारिता विभाग, ये जिसको कहते हैं सहकारिता मंत्रालय। अब एक बहुत ही रोचक तथ्यों से आपको रूबरू कराएंगे कि सहकारिता विभाग किस तरह कार्य कर रहा है, सहकारिता विभाग में जो कार्य योजना बनाई जाती है उसको पटल पर कैसे लाया जाता है। क्योंकि सी न्यूज़ भारत का विशेष कार्यक्रम है संवाद, जिसके तहत हम आपको ये बताते हैं और आपको रूबरू कराते हैं ऐसे लोगों से जो इस विभाग की जिम्मेदारी संभाले हुए हैं। इसी क्रम में आज मेरे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के मंत्री JPS राठौर जी, जो सहकारिता मंत्री हैं उत्तर प्रदेश में, और बहुत ही अवलोकित करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी अपने भाषणों में मंत्री जी को जब वो संबोधित करते हैं उनके विभाग को लेकर और उनकी योजनाओं को पटल पर लाने की क्षमता को लेकर। मंत्री जी बहुत बहुत स्वागत है सी न्यूज़ भारत। धन्यवाद। मंत्री जी, सबसे पहला सवाल, चूँकि आपके पास सहकारिता मंत्रालय है, सहकारिता मंत्रालय किस तरह से कार्य कर रहा है उत्तर प्रदेश में? देखिए, सहकारिता विभाग का काम है कि जो हमारे कृषक बंधु हैं, किसान हैं, जिनको आवश्यकता के अनुरूप जिस प्रकार की सुविधाओं की ज़रूरत हो वो सहकारिता विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। जैसे कि उनको अगर फर्टिलाइज़र की आवश्यकता है, यूरिया DAP की, तो उसको उपलब्ध कराना सहकारिता विभाग का काम है। उनको बीज उपलब्ध कराना, उनको पेस्टिसाइड उपलब्ध कराना, ये सहकारिता विभाग का जिम्मेदारी है। साथ ही साथ उनको क्रॉप लोन उपलब्ध कराना या तमाम कृषि यंत्रों के लिए लोन लेना, तो इस तरीके के सभी एक्टिविटीज़ इस सहकारिता के क्षेत्र में आते हैं। साथ ही साथ जब गेहूं होता है तो उसका प्रोक्योरमेंट करना, उसको खरीद करना MSP पर, धान की MSP पर खरीद करना, इस प्रकार की कई गतिविधियों सहकारिता के क्षेत्र में जुड़ी हुई हैं, जिसको हम अपनी प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समितियों के माध्यम से प्रदेश में करते हैं। मंत्री जी, एक बड़ा अभियान चल रहा है, पैक्स अभियान, जिसमें लोगों को जोड़ा जा रहा है। क्या ये अभियान है और किस तरह से उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की ओर जो अग्रसर मुख्यमंत्री जी का आदेश है उसकी इसमें पालन किया जा रहा है? ऐसा है कि पिछली सरकारों के समय सहकारिता कुछ चंद लोगों की जेब में चली गई थी, तो उस जेबी सहकारिता को हम निकालकर जनता की सहकारिता बना रहे हैं। पॉकेट की सहकारिता को हम पब्लिक की सहकारिता बनाने की तरफ अग्रसित हैं। पहले ये मेंबरशिप कब हो जाती थी, कौन मेंबर है, किसी को कुछ पता नहीं था। हमने 1 सितंबर 2023 से लेकर 30 सितंबर 2023 में एक सदस्यता महाअभियान चलाया था। तो उसमें हमने एक महीने में 30 लाख नए सदस्य जोड़े थे और 70 करोड़ रुपए कैपिटल के रूप में इकट्ठा किया था। उसी प्रकार से अब दूसरा ये सदस्यता अभियान हमने शुरू किया है 12 सितंबर से लेकर 12 अक्टूबर तक, जिसमें हमने लक्ष्य लिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें सदस्यता अभियान में जोड़ा जाए, ताकि यहाँ पर जो कुछ लोगों के हाथों में सहकारिता है उससे मुक्त होकर एक आज़ादी सहकारिता को मिले, और उसमें जब चुनाव हो तो
तो चुनकर अच्छे लोग डेलीगेट बने, अच्छे लोग डायरेक्टर्स बने, अच्छे लोग उनके संस्थाओं के अध्यक्ष बने। तो उस प्रयास में हमें काफ़ी अच्छी सफलता मिल रही है। और इसी के साथ जिला सहकारी बैंकों के बहुत से खाते खुलवाने का काम कर रहे हैं। और कल तक हम लोगों ने लगभग 45,000 खाते भी जिला सहकारी बैंकों में खुल चुके हैं हमारे, और उनमें आश्चर्यजनक तरीके से 148 करोड़ रुपया भी इकट्ठा हुआ है। बड़ा आश्चर्य मंत्री जी, आपने इतना बड़ा डेटा दिया। अब जो मैं समझ पा रहा हूँ, सहकारिता विभाग जो है वो कृषि से जुड़ी चीज़ों पर बहुत ध्यान देता है। अभी एक मुद्दा आया कि किसानों को खाद नहीं मिल पा रही, बड़ी बड़ी लाइनों में लग गए किसान। और मैंने देखा कि जिलों की बात कर लें, बाराबंकी आसपास अयोध्या तक पहुँच जाएँ, इधर मुजफ्फरनगर तक पहुँच जाएँ, उधर जालौन तक पहुँच जाएँ बुंदेलखंड में, तो कोई जिला अछूता नहीं था, सब जगह DAP की बड़ी किल्लत थी। तो उसको किस तरह सरकार दूर करेगी? ऐसा है कि खाद की कोई किल्लत नहीं है। खाद की किल्लत एक क्रिएट हो जाती है इसलिए कि एक तो पिछले समय में सहकारी समितियां बिल्कुल मृतप्राय हो गई थी। सहकारी समितियों में खाद या बीज का या फिर क्रॉप लोन का सभी प्रकार के काम बंद हो गए थे। 16 तो जिला सहकारी बैंकें बंद चल रही थी। तो हमारी प्रदेश में 7,500 प्राथमिक सहकारी समितियां थीं, जिनको साधन सहकारी समिति भी कहते हैं। तो उनमें से केवल 1400 सहकारी समितियां काम कर रही थी और 1500 नगण्य व्यवसाय कर रही थी, और लगभग 4,500 समितियां कुछ भी नहीं काम कर रही थी। हमने माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा करके उनके विशेष कृपा से सभी सहकारी समितियों को 10-10 लाख रुपए की कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराई और उनको जिला सहकारी बैंक से 10 लाख रुपए कैश क्रेडिट लिमिट दिलवाई, और उसका पूरा ब्याज 100% उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जा रहा। जब उनको कार्यशील पूंजी 10 लाख रुपए की उपलब्ध हो गई, तब वो समितियां फिर से सक्रिय हुई और उनमें कार्य व्यवसाय शुरू हुआ। अब जब सक्रिय हो गई तो उसका रिपेयर, मेंटेनेंस और वहाँ पर सब व्यवस्थाएं बनाना, वहाँ पर कर्मचारियों को लगाना, तो क्या है कि अब कार्यशील पूंजी हो गई। वहाँ पर गोडाउन भी चू रहे थे तो उनको भी व्यवस्थित करना, और उसके साथ साथ सभी व्यवस्थाओं के एक साथ ठीक करना। जो 20 साल 30 साल से समितियाँ बंद पड़ी हुई थी ग्रामीण क्षेत्रों की, उन पे फर्टिलाइज़र उपलब्ध कराना और लोगों को किसानों तक पहुँचाना। एक इस समय थोड़ी सी डिमांड और सप्लाई में इसलिए अंतर हो गया कि हमारी व्यवस्थाएं उतनी मजबूत थी नहीं। किसानों की अपेक्षाएं हमारी समितियों से बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, डिमांड एंड सप्लाई का जिक्र होता है मंत्री जी। अब जब डिमांड एंड सप्लाई की बात होती है तो सवाल तो लाजमी है, क्योंकि इतने साल योगी सरकार को हो गए, डबल इंजन सरकार को हो गए, तो अगर अभी तक व्यवस्थाएं सुचारू नहीं हो पा रही तो ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। ऐसा है कि ये डिमांड सप्लाई की बजाय व्यवस्था में दिक्कत आ रही है कि जो 30 साल से समितियों को पैरालाइज कर दिया गया, मृत कर दिया गया, तो अब एकदम से चुटकी बजा के आप उनको सक्रिय नहीं कर सकते। वहाँ पर अभी भी एम्प्लॉइज़ की कमी है। एम्प्लॉइज़ को रखने के लिए व्यवस्था आप समझ सकते हैं कि कैसे एकदम से कर नहीं सकते। आप कुछ करना चाहोगे तो तत्काल दूसरे आरोप लगने लगेंगे। बिल्कुल मंत्री जी, एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो रही है कि कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन का बड़ा फेलियर नज़र आ रहा है। तो साथ ही साथ अभी एक मुद्दा चला कि भाई भतीजावाद, जिसको समाजवादी पार्टी ने बहुत ही व्यंग्यात्मक तरीके से प्रस्तुत भी करा, और उसमें यह था कि सहकारिता में भर्ती हो जाती है भाई भतीजावाद को लेकर, लोगों को लेकर। उसको सरकार ने किस नज़रिए से देखा और क्या कुछ कार्रवाई उन अधिकारियों पर की जाने सुनिश्चित? देखिए, ऐसा है कि मैंने तो सहकारिता में तय किया है कि गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे नहीं और नए मुर्दे गड़ने नहीं देंगे। अगर हम गड़े मुर्दे उखाड़ कर उन्हीं का पोस्टमार्टम करते रहें तो नया कुछ कर ही नहीं सकते। तो इसलिए सहकारिता विभाग में इस प्रकार की बहुत ज़्यादा अनियमितताएं, गड़बड़ियां थीं, लेकिन हमने उसको पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ने की तरफ विचार किया कि आगे हम उसको बढ़ते चले जाएं। हाँ, लेकिन फिर भी कोई गड़ा मुर्दा उखड़ के आ ही जाता है बाहर। कुछ लोग अपने ही आप कुछ ऐसा कृत्य कर देते हैं। अब जो मैंने कह दिया, अब जो भी गड़बड़ी कोई करेगा तो उसकी पूरी फाइल खुलती है, तब उसके हिसाब से कार्रवाई करते हैं। तो वर्तमान समय में जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो आप कह रहे हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, जो पुरानी प्रवृत्तियां बनी हुई लोगों को, वो उसको मुश्किल से दूर कर पाते हैं। और साथ ही साथ व्यवस्था बनाने में समय लगता है। 30 साल की व्यवस्था को एकदम से आप कहें कि एकदम से दूर कर दें, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत से विभागों में बहुत अच्छी व्यवस्था बनाई है।
सहकारिता में 16 जिला सहकारी बैंक तो मुझे बंद मिली हैं, 50 कुल जिला सहकारी बैंक हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उनका लाइसेंस छीन लिया था, उनको लाइसेंस बहाल कराना और उसके बाद उन 16 जिला सहकारी बैंकों को फिर से संचालित कराना, 18 लाख किसानों को उनका सूद ब्याज समेत पाई चुकता करना, ये कितना बड़ा काम था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो सब किया। 2100 करोड़ रुपए किसानों को चुकता करने का काम हमारी सरकार ने किया है और जिसकी वजह 16 जिला सहकारी बैंक पुनर्संचालित हुई और संचालित ही नहीं हुई, प्रॉफिट में भी आ गई। मंत्री जी, चूंकि प्रॉफिट की बात हो रही है और उत्तर प्रदेश में जब आपका नाम लिया जाता है तो ये कहा जाता है कि मुख्यमंत्री के जो बहुत चहेते मंत्री हैं उनमें आपका नाम शुमार। चहेते इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि आपका जो कार्य करने का तरीका है वो लोगों को बहुत लुभाता है। अब सहकारिता विभाग में सबसे बड़ा चैलेंज आज आप क्या देखते हैं? क्योंकि जहाँ एक तरफ बात हो रही है एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर आपको नज़र आया जब आपने कार्य संभाला, उसको आप सुचारू रूप से ठीक कर रहे हैं, लेकिन जो लोगों की भर्ती हो चुकी है उन पे तो आप बेहतर अंकुश नहीं कर सकते, लेकिन जो नए लोग आ रहे हैं उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा सकते हैं। तो क्या सबसे बड़ा चैलेंज आज की डेट में उत्तर प्रदेश में आपको दिखता है सहकारिता विभाग में? देखिए, चैलेंज सबसे बड़ा ये है कि हमारे पास जो एम्प्लॉइज़ हैं उनकी जो प्रवृत्तियां हैं उसको ठीक करना एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि उनके हित के लिए काम करो, कभी कभी उसमें ही उनको समझ में नहीं आता है क्या है। उनको जिस तरीके से भ्रष्टाचार करने की आदतें पड़ी हुई थी, गड़बड़ी घोटाले करने की आदतें पड़ी हुई थी, तो वो उससे उनको अलग करना एक बड़ी चुनौती है। तो उनको ठीक करना, उनकी प्रवृत्तियों को सुधारना और उसके बाद नई भर्ती करके नए लोगों को यहाँ पर सहकारिता विभाग बुलाना, इस समय की सबसे बड़ी चुनौती यही है। जैसे जैसे ये प्रवृत्ति सुधर जाएगी और नए लोग सहकारिता के क्षेत्र में आ जाएंगे तो मुझे लगता है कि बाकी तो सब हम आसानी के साथ कर लेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी की विशेष कृपा है कि वो हर तरीके से, हर प्रकार के, हम किसी प्रकार की योजना को लेकर जाते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी सहर्ष उसमें सहमति देकर और उसका सहयोग करने के पूरी तरीके से मतलब मार्गदर्शन भी देते हैं और पूरा सहयोग भी उनका माननीय मुख्यमंत्री जी को मिल रहा है, जिसकी वजह से आज सहकारिता आप देख रहे हैं, नहीं तो एक डेड विभाग हो गया था सहकारिता, आज पुनर्जीवित सहकारिता हुआ है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के विशेष कृपा से। बिल्कुल, क्योंकि सहकारिता विभाग को कोई इतना जानता भी नहीं था और जब अमित शाह जी ने इसकी कमान संभाली तो उसके बाद सहकारिता को लोग जानने लगे। अब मंत्री जी, एक सवाल सहकारिता को लेकर ये रहता है, क्योंकि किसानों की आय की बात आप लोग करते हैं, किसानों की आय दोगुनी की बात करते हैं। जब किसान मंडी में अपना अनाज लेके जाते हैं तो कई बार शिकायत आती है कि जो मूल आपने निर्धारित कर दिया, अगर गेहूं का मूल आपने 1925 निर्धारित कर दिया तो उन्हें 1925 नहीं मिल पाता। उसके लिए वो बेचारे शिकायत करते हैं तो अधिकारी कहता है आप कर दो शिकायत, कोई दिक्कत नहीं। ऐसी अनियमितताएं भी आती हैं, क्या उसके लिए कुछ फोर्स बनाने की ज़रूरत है या कुछ कार्य करने की ज़रूरत है? नहीं, अब माननीय मुख्यमंत्री जी के राज में इस तरीके की शिकायतें नहीं हैं, पूरा वाजिब मूल्य उस किसान को मिल रहा है, लेकिन ये विवाद तो उसमें लगा ही रहेगा। जैसे कि अभी धान खरीदा जाएगा तो उसमें मॉइस्चर कंटेंट होगा, तो मॉइस्चर कंटेंट कुछ ज़्यादा होगा तो निश्चित रूप से जो खरीदार है उसको पता है कि कल को मॉइस्चर उड़ जाएगा तो उसके बाद उसकी धान का वजन कम हो जाएगा, तो एक थोड़ा बहुत वो अंतर रहेगा ही। तो किसान और जो खरीदार है उसके बीच में ये द्वंद्व चलता रहेगा। तो इसको व्यवहारिक तरीके से करने के लिए पूरा मतलब व्यवस्थित कि भाई किसान को भी नुकसान ना हो, किसी तरीके से उसको वाजिब मूल्य भी लगे और जो खरीदार है उसको भी नुकसान ना हो, तो पूरा प्रभावी नियंत्रण हमारी सरकार का भी है, हमारी प्रशासनिक अधिकारियों का भी है और किसी भी तरीके से किसी किसान का दोहन या शोषण नहीं किया जाएगा, ये हम सुनिश्चित कर रहे हैं। और किसान बहुत खुश हैं। जो आप कह रहे हैं कि किसानों की आय दोगुनी की बात करेंगे, आज पूरे प्रदेश की 2017 से लेकर अब आज 2025 आ गई है, पर कैपिटा इनकम ही डबल हो गई। पूरे प्रदेश के हर व्यक्ति की जब पर कैपिटा इनकम दुगनी हो गई है तो किसान भी उसमें सम्मिलित है, किसानों की भी आय दुगनी हो गई है। तो कोई व्यक्ति पूरे प्रदेश का बचा ही नहीं जिसकी इनकम दुगनी नहीं हो। बात तो वही बनती थी इनका, बिल्कुल एवरेज पर कैपिटा इनकम दुगनी हो गई, लेकिन महंगाई जो है वो भी आसमान छू रही है। महंगाई तो कहीं दिखाई नहीं पड़ती। अब महंगाई तो कांग्रेस की सरकार की देन हुआ करती थी, कांग्रेस के समय महंगाई रोज छपती थी। आज मुद्रास्फीति कहीं अखबार के किसी पन्ने में छपता है, नाम समझ आए? मुद्रास्फीति शब्द गायब हो गया अखबार के पन्नों से, आप लोगों की जुबान से भी गायब है।
मीडिया की जुबान से भी कि मुद्रास्फीति नाम की कोई चीज़ हुआ करती थी। मनमोहन सिंह जी वहीं प्रधानमंत्री जब थे तो उस समय पीपली लाइव में चला था, मेरे सैया तो बहुत ही कमात हैं, महंगाई डायन खाए जात है। तो इस तरीके से महंगाई का आलम था उस समय। और मनमोहन सिंह जी कहते थे कि पैसे पेड़ पर तो नहीं लगते हैं, लेकिन आज पूरा धनवर्षा उत्तर प्रदेश में हो रही है, पूरे देश में हो रही है। जीएसटी में कटौती एक उसका बड़ा उदाहरण है, इनकम टैक्स के स्लैब्स में कटौती एक बहुत बड़ा उदाहरण है। तो आप महंगाई की क्या, मैं तो ये कह रहा हूँ कि सस्ताई चल रही इस समय, सभी चीज़ सस्ती हो रही हैं, महंगाई की तो कहीं कोई चर्चा नहीं है। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल मंत्री जी, चूँकि आप लॉ एंड ऑर्डर की भी बात करते हैं, सुशासन की बात करते हैं, आप प्रभारी मंत्री हैं बरेली के, और बरेली में एक बड़ा घटनाक्रम देखने को मिलता है। आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेके लोग पहुंच जाते हैं, पुलिस लाठी चार्ज करती है, उसके बाद एक सांप्रदायिक माहौल बनाने की कोशिश की जाती है। किस तरह से इसको देखते हैं और कैसे आगे इसको रोकने की तैयारियां सक्षमता से आप पूर्ण करेंगे? देखिए, इस बारे में मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि किसी को भी कानून व्यवस्था अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। अगर किसी को प्रोसेशन निकालना है, किसी को जुलूस निकालना है, मार्च निकालना है, तो प्रशासन से अनुमति लेके ही वो ऐसा कर सकता है। अगर प्रशासन उसको अनुमति नहीं देगा तो वो माननीय न्यायालय में जा सकता है, संविधान के तहत अपने अधिकारों को सुनिश्चित कर सकता है। जो कल तक संविधान को सर पर लेकर नाच रहे थे, आज वही संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम कर रहे हैं। किसने उनको अधिकार दिया मार्च निकालने का? किसने उनको अधिकार दिया कि छोटे छोटे बच्चों के हाथों में पत्थर पकड़ाने का? किसने उनको अधिकार दिया कि निर्दोष नागरिकों के ऊपर पत्थर फेंको, निर्दोष नागरिकों को पेट्रोल बम फेंको, निर्दोष नागरिकों के ऊपर फायरिंग करो? किसने उनको अधिकार दिया है कि कानून व्यवस्था को अपने हाथ में ले लो? किसने उनको अधिकार दिया है कि वो आई लव मोहम्मद सबको स्वीकार है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन किसने उनको अधिकार दिया कि सरतंज से जुदा के नारे लगाकर दहशत समाज में पैदा करो, समाज में वैमनस्यता पैदा करो और समाज में दिखाओ कि हम सब कानून से ऊपर हैं और हमने कानून अपने हाथों में ले रखा है, हम जिसका चाहेंगे उसका सरतन से जुदा कर देंगे? तो ये अधिकार किसने दिया है? अगर ऐसा कोई सोचता है तो निश्चित रूप से कड़ी और प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। और उत्तर प्रदेश के कोने कोने में इस प्रकार का अभियान चल रहा है और बरेली के लोगों को जो उपद्रवी उत्पाती थे वो भूल गए थे कि किसकी सरकार है। आज मुझे लगता है कि पूरी तरीके से अमन चैन बरेली में है और जो लोग अमन चैन बरेली का बिगाड़ने की कोशिश करेंगे उनके सभी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया मंत्री, सी न्यूज़ भारत से बात करने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार। आप थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश के मंत्री JPS राठौर जी, जो बता रहे थे कि किस तरह सहकारिता विभाग काम करता है, किस तरह सहकारिता मंत्रालय कार्य कर रहा है उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए। संवाद कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। कैमरामैन दीपक के साथ ऋषभ सक्सेना, सी न्यूज़ भारत, लखनऊ।